फ्रॉम HCFI। मैं आपका दोस्त, आज के इस 100th सेशन का होस्ट कृष्ण चावला सभी देखने सुनने वालों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज इस 100वें सत्र में सभी HCFI के मेंबर्स का, सभी RWAs का, मार्केट एसोसिएशन का, टेक्सटाइल मार्केट एसोसिएशन का और अपनी एक्सटेंडेड हेल्थ एजुकेटेड फैमिली का विशेष रूप से स्वागत करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। आज का दिन हमारे सभी के लिए विशेष है। आज हमने एक माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, एक 100th सेशन जो हेल्थ एजुकेटर्स के लिए विशेष रूप से 2 वर्ष पहले चलाया गया था, उसका आज हम 100वां दिन मना रहे हैं, 100वां सेशन मना रहे हैं। वैसे भी आज का दिन विशेष है। आज 13 अप्रैल है। 13 और 14 अप्रैल को पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के इस प्रदेश में वैसाखी के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन को त्रिपुरा, असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। वैसाखी या बैसाखी ये हमारे लिए एक विशेष महत्व का दिन है। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह ने देश पर न्यौछावर होने वाले कुछ सपूतों को आह्वान किया था कि जो अपने आप को बलिदान करना चाहे वो आगे आए, तो उनको पंच प्यारों के नाम से, जो गुरु को अधिक प्रिय होते हैं, इस नाम से पुकारा जाने लगा। आज का दिन सभी किसान लोग आज की फसल पूरी होने पर, फसल के घर आ जाने पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं, गुरुद्वारों मंदिरों में जाते हैं, सरोवर, नदियों और झरनों में स्नान करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ आज का ऐतिहासिक पर्व भी है कि आज के दिन 13 अप्रैल 1919 को जब प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ था, प्रथम महायुद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों को कुछ आजादी की ओर बढ़ने के लिए कुछ निर्देश दिए थे, कुछ संकेत दिए थे। लेकिन 13 अप्रैल 1919 को भारतीय जब वैसाखी का त्योहार मनाने के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए तो उन पर नरसंहार हुआ। जलियांवाला बाग एक संकरी एंट्री है जिसमें एक ही एंट्री और एग्जिट है, अंदर एक कुआं हुआ करता था, अभी भी है। तो जो लोग उस समय बच्चे, परिवार, महिलाएं, पुरुष जो उस समय अंदर वैसाखी का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, सैंडर्स ने उनको घेर कर अंग्रेजों की फौज ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई। कुछ कुएं में ही दफन हो गए, कुछ बाहर भी ना भाग सके और वो अंदर मारे गए। अंग्रेजों की फौज उनको छोड़कर चली गई तो बाद में पता चला कि लगभग 379 डेथ्स और 1200 लोग उसमें घायल हुए। तब से लेकर ये एक हमारे दिल में एक दुख की दिन भी रहा है और उस नरसंहार का बदला उधम सिंह ने उस अंग्रेज जनरल की 13 मार्च को उसके साथ बदला लिया और उसका मर्डर किया या खून किया या उसे शहीद किया। तो इस प्रकार से ये दिन हमारे लिए विशेष है। और उसके साथ साथ 12 अप्रैल 1895 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी लाला लाजपत राय ने लाहौर में की। ये भी एक अपने स्वदेशी जागरण की ओर एक हमारा जो है महत्वपूर्ण कदम था। उसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया, ये विशेष सत्र वेडनेसडे सेशन जो है हमारे स्वास्थ्य गुरु डॉक्टर के अग्रवाल ने हेल्थ एजुकेटर्स के लिए शुरू किया था। आज इस दिन हम अपना 100वां सत्र भी मना रहे हैं। ये हमारा 100th सेशन है। आज अगर हमारे स्वास्थ्य गुरु हमारे बीच होते तो आवश्यक रूप से इसे हम धूमधाम से मनाते, किंतु उनके निर्देशों के अनुसार, जैसे उन्होंने कहा था, शो मस्ट गो ऑन, मेरे जाने को दुख नहीं बल्कि खुशी के रूप में मनाया जाए। तो उनके आदेशों का पालन करते हुए आज हम बहुत इस बात के लिए अपने आप को हर्ष का वातावरण है और हम खुशी महसूस कर रहे हैं
कि हमने 100 सेशन पूरे कर लिए। उसके साथ साथ मैं एक बात भी कहना चाहूंगा कि अभी हम धीरे धीरे बात कर रहे थे डॉक्टर कालरा के साथ कि धीरे धीरे ये सेशन में थोड़ी मायूसी आती जा रही है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है या लोग व्यस्त हो रहे हैं, बार बार उनको बुलाना पड़ता है। तो मैं कहूंगा कि इस बात को एक बार गंभीर रूप से सोचें कि क्या वो चाहते हैं कि सेशन चले या ना चले। इस बात पे भी आप अपने मन में विचार करें, हमें फीडबैक दें। अगर आपको इन कार्यक्रमों से या इस सेशन से कुछ और चाहिए जो आपकी अपेक्षा के अनुसार हम नहीं कर पा रहे, तो आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें दीजिए ताकि हम उन्हें पूरा कर कर आपकी अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतर सकें। आप जानते ही थे कि ये हर हेल्थ एजुकेटर कोर्स हमारे माननीय डॉक्टर के कालरा हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं। उनके अध्यक्षता में हर सोमवार को 10 बजे से 7 बजे तक हम हेल्थ एजुकेटर्स नए बनाया करते थे और उनके लिए कार्यक्रम चलाते थे। सोमवार के कार्यक्रम के बाद जो हेल्थ एजुकेटर हमारे बन जाते थे उनको हर वेडनेसडे को विशेष रूप से इस सत्र में आमंत्रित किया जाता था, उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे और उनकी जो शंकाएं थी उनका समाधान किया जाता था। इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि हेल्थ एजुकेटर अपनों का, अपने आस पड़ोस का, अपने परिवार का किसी भी स्वास्थ्य की कठिनाई की इमरजेंसी सिचुएशन में ध्यान रख सके और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी फिर से कुछ कोविड-19 के या कोविड के जो लक्षण है दिखाई देने लग गए हैं, फिर बढ़ने लगा है। चाइना में तो बहुत कहते हैं कि स्थिति गंभीर होती जा रही है और दूसरे देशों में भी ये फिर पांव फैला रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें एक बार फिर सोचने और विचार करने की जरूरत है। हर सप्ताह की भांति मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने गुरु, अपने मेंटर डॉक्टर के कालरा को कि आए, वो आज के इस सत्र का आगाज करें, इस सत्र में हमें जानकारी दें और कोविड के प्रति हमें अपडेट करें। उसके बाद में आज के इस विषय पर सेकंड सेशन में आज के स्पीकर को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है डॉक्टर के कालरा और नमस्कार डॉक्टर के कालरा, ओवर टू यू। थैंक यू चावला जी। आज का ये 100th सेशन बैसाखी के दिन बहुत ही शुभ है। आप सबको बैसाखी की बधाई। अब देखिए, जैसे कि आपने अभी चावला जी ने बताया कि कोविड अभी खतरा बना हुआ है, मैं उसके बारे में अपडेट दूंगा। ये WHO की जो 6 रीजन की जो है, इस वीकली रिपोर्ट के हिसाब से लगभग जो पिछले 3-4 हफ्ते में हम ट्रेंड देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, WHO के 6 रीजन में नए केसेस में कमी आ रही है, एज वेल एज डेथ में भी जो है कमी आई है। कंपेयर करें हम पिछले हफ्ते से, तो इस हफ्ते जो है, जो कि 12 तारीख को कल समाप्त हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में ये न्यू केसेस में 24% की कमी आई है और डेथ जो है 18% कम हुई है। किसी भी जोन में WHO के जो है ये केस एज सच कंपेयर टू पिछले हफ्ते के टोटल न्यू केसेस देखें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। At the country level, the highest number of new weekly cases जो रिपोर्ट हुए हैं फ्रॉम कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, वियतनाम और इटली। ऐसे ही हाईएस्ट नंबर ऑफ वीकली डेथ जो हुई हैं इस हफ्ते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन, जर्मनी एंड ब्राजील, इन कंट्रीज में जो है सबसे ज्यादा डेथ रिपोर्ट हुई है इस हफ्ते। पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह में भी पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड,
डिफरेंट कंट्रीज में ये ओमिक्रॉन जो है 99.2% जो है केसेस में देखा गया है, और डेल्टा जो है इस हफ्ते भी लेस देन 0.1%। और ओमिक्रॉन की कुछ और जो है फर्दर वेरिएशन सब टाइप देखी गई हैं, जैसे BA, पहले तो BA1, 2, 3 और 4, अब एक BA5, और इसके अलावा जो इंडिया में भी रिपोर्ट हुआ है एक नया वेरिएंट जो लोगों को जो काफी जिसमें भय है, दैट इज XE। ये XE जो है ये BA1 और BA2 से मिलके नया एक रूप है इस वायरस का, ओमिक्रॉन का, जिसका नाम उन्होंने रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है XC दिया है। तो इसका भी जो अब तक जो रिपोर्ट है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है इसकी भी, जैसा कि ओमिक्रॉन की हम देख रहे हैं, पर सिवियरिटी वगैरह जो है वो इतने ज्यादा अभी तक कोई केसेस ऐसे नहीं सामने आए कि जिससे कि बहुत ज्यादा घबराहट का विषय हो। पर WHO अभी भी जो है इस पे अभी पूरी वॉच रखा हुआ है। तो ये XC वाला जो नया वायरस जो इंडिया में भी कुछ सिटीज में रिपोर्ट हो चुका है, ये और कुछ नहीं है, इसका डेल्टा से कोई लेना देना नहीं है। ये BA1 एंड BA2 से मिलके उन दोनों के बीच का रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। जैसा कि पहला हम BA2 देख रहे हैं, तो उस तरह से इसका भी जो है प्रसार और हम देखने को हमें आगे और मिल सकता है। और कुछ कंट्रीज में इस हफ्ता BA4 एंड BA5 भी देखने को मिला WHO की रिपोर्ट के हिसाब से। और कंट्रीज बाकी देखें, हमारे देश में लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ 1088 केसेस, 1088 केसेस नए जो है रिपोर्ट हुए हैं। और डेथ्स जो है इंडिया में ओनली 26 द लास्ट 24 आवर रिपोर्ट हुई है एज पर वेबसाइट डेटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो एक्टिव केसेस सिर्फ 0.03% एंड डेथ रेट हुआ 1.21%। टोटल वैक्सीनेशन की बात करें तो आज तक जो है 186 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर 7,06,499 टोटल वैक्सीनेशन डोजेज लोगों को, एलिजिबल लोगों को लग चुकी हैं। और इसमें देखें तो आप नीचे देखेंगे कि प्रिकॉशनरी डोज, जो इंडिया में बूस्टर डोज को नाम दिया गया है प्रिकॉशनरी डोज, ये भी जो है लगभग 2,35,00,000 लोगों को लग चुकी है। ओवरऑल अब तो हमें पता है कि ओवरऑल हम देखें वैक्सीनेशन स्टेटस, फुली वैक्सीनेशन का मोर देन 80% इंडिया में हुआ, 87% है। और ये जो वैक्सीनेशन हो रहा है पूरे कंट्री में 42,199 वैक्सीनेशन सेंटर्स के थ्रू माध्यम से ये टीका लगाया जा रहा है। इसमें से गवर्नमेंट के जो है लगभग 40,969 और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर जो है 1,230 है। और अब तो जो है 12 से बड़े बच्चों को अभी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। डिफरेंट कंट्रीज का स्टेटस देखें तो स्टेट्स यूके कंपेयर टू लास्ट मंथ अभी भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड चल रहा है, पर अभी भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 7 डे एवरेज 33,000 के करीब नए केस देखे जा रहे हैं। और यूके में तो और ज्यादा अधिक है, लगभग 7 डे एवरेज केसेस हैं 53,996। ऐसे ही रशिया में भी अब ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा है, और वहां पर भी लगभग 13,000 केसेस, न्यू केसेस पर डे। जर्मनी में देखिए 7 डे एवरेज है 1,66,858। तो अभी भी जो है कुछ कंट्रीज हैं जहां जो है बहुत अधिक मात्रा में ये केसेस देखे जा रहे हैं।
चाइना में भी जो है पिछले 2 हफ्तों से काफी ज्यादा मारामारी हो रही थी और पूरा ये लॉकडाउन लगा दिया गया था एक पर्टिकुलर शहर में। तो आज भी देखें तो वहां से भी 24,773 7 डे एवरेज केसेस जो है वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग 51,348 ऐसे, न्यूजीलैंड भी काफी केसेस वहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। फ्रांस में देखिए, फ्रांस में 1 लाख से ऊपर 1,31,207 केस 7 डे एवरेज वहां का जो इस हफ्ते देखने को मिला। और ऐसे ही जो हमारे एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में भारत और भारत के आसपास के देश हैं, वहां पर जो है केसेस कंट्रोल्ड है। नेपाल में सिर्फ 13 केस है 7 डे एवरेज। भूटान में भी इन 2 हफ्तों में केसेस जो हैं थोड़ा सा बड़े हैं कि 1700 के लगभग 7 डे एवरेज भूटान में न्यू केसेस की देखी जा रही है। बर्मा में केसेस कंट्रोल में है, सिर्फ 60 केस एवरेज इस हफ्ते। पाकिस्तान भी कंट्रोल में है। बांग्लादेश में भी सिर्फ 38 7 डे एवरेज केसेस पर डे देखे जा रहे हैं। तो ये था रिगार्डिंग कोविड, डिफरेंट कंट्रीज रीजन्स में क्या स्टेटस है। अभी खतरा टला नहीं है। कुछ देशों में अभी भी केसेस पर डे आपने देखा 1 लाख से भी ऊपर आ रहे हैं। तो थ्रू माइग्रेशन जो है अभी भी जो है नए, हमें ये हमेशा अंदेशा है और रहेगा कि नए नए म्यूटेशन स्ट्रेन तो आते रहेंगे। तो कोई भी नया स्ट्रेन पता नहीं कब वो गंभीर रूप धारण कर ले डेल्टा की तरह, हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जो है आल्दो हमारे देश और देश के आसपास के देशों में केसेस में बहुत अधिक कमी आ रही है, पर प्रिकॉशनरी जो है प्रिकॉशंस जो मस्ट कंटिन्यू। अगर हमने इस टाइम पूरी तरह ढील अगर दिखाई तो जैसा दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं कि इन्फेक्टिविटी रेट, ट्रांसमिशन रेट जो है बढ़ गया है। पहले जो ये 1.74 के करीब था, अब जो है कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, अब जो है 2 से ज्यादा है। 2% से ज्यादा ट्रांसमिशन या पॉजिटिविटी रेट का मतलब तो खतरा है। केसेस हालांकि दिल्ली में टोटल 24 आवर्स में 202 केस ही रिपोर्ट हुए हैं और 1 डेथ। महाराष्ट्र में देखें तो 113 केस लास्ट 24 आवर्स में, केरला में 298। पर हमेशा जो है ये जो एक वेरिएशंस का, म्यूटेशंस का इंदेशा हमेशा बना रहता है। और किसी भी समय अगर सावधानी हटी तो ये दुर्घटना जो है कि एक और नया कोई वेव का मतलब रूप हम देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कृपया करके सभी व्यक्ति अभी पूरी सावधानियां बरतें। खासकर घर से बाहर मार्केट या क्राउडेड प्लेसेस में विजिट कर रहे हैं तो जरूर जो है सर्जिकल मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग एंड फिजिकल सब जो कुछ भी हमने सीखा है और हैंड हाइजीन, उसका पूरा प्रयोग अभी इस्तेमाल जो है, ये सारे प्रिकॉशंस हमें अभी लेने चाहिए। अदरवाइज किसी भी समय जो है दोबारा से कुछ एक ये जो वायरस का एंडेमिक इतना ज्यादा जो हो रहा है, ये नई वेव आने की अंदेशा हमेशा बनी रहेगी और आ भी सकती है। इसलिए सावधानियां जो लेना बहुत जरूरत है। और जो लोग वैक्सीनेशन जिनका अभी एलिजिबल हो गए हैं, जैसे बच्चों का 12 साल से ऊपर अब शुरू कर दिया गया है, या बूस्टर डोज इवन 18 से ऊपर भी अब सबका लगना शुरू हो गया है, तो कृपया करके एज पर गाइडलाइन सभी व्यक्ति एलिजिबल लोग जो हैं जाके अपना टीकाकरण कराएं, ताकि ये जो है हम अपना बचाव और अपने पड़ोसियों का बचाव उसका ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रोजन शोल्डर। although not very कॉमन, पर एक अनकॉमन भी नहीं है। खासकर ये डायबिटिक्स में तो काफी, और खासकर लेडीज में ये देखने को मिलता है। और ये जो इसका हीलिंग होने में 3 महीने से लेके 2 साल तक लग सकते हैं, और फिजियोथेरेपी ही मेन इसका जो है ट्रीटमेंट है। तो अब जो है आई विल हैंड ओवर टू डॉक्टर चावला, ताकि चावला जी आगे मृणाल शाह जी को इनवाइट करें to enlighten us about this frozen shoulder. Thank you, Dr. Kalra, for your nice words.
और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं फिर एक बार कहूँगा कि ये एक नया वेरिएंट है जिसका डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया, XE का मतलब है कि एक्स्ट्रा एनर्जेटिक। ये बहुत जल्दी फैलेगा, दूर दूर तक मार करेगा, चाहे मार हल्की रहेगी, उम्मीद ऐसी हम करते हैं, लेकिन ये नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए सभी अपने लोगों से ये एक अनुरोध है कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें। आइए अब हम दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा भाग हमारा रहेगा फ्रोजन शोल्डर, जैसे डॉक्टर कालरा ने बताया, और दूसरे सेशन को ले रही हैं हमारी फिजियोथेरेपिस्ट मिनाल शाह। मिनाल शाह के बारे में आप सभी जानते हैं, हमारी हेल्थ एजुकेटर फैमिली की मेंबर हैं और काफी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे सेशंस लेती रहती हैं और काफी पॉपुलर हैं। इन्होंने अपना काफी विशेष स्थान बना लिया है अपने इस ग्रुप में और इनकी काफी डिमांड रहती है कि कुछ ना कुछ सेशन ये लें। आज इनका सेशन रहेगा फ्रोजन शोल्डर के ऊपर। जैसा डॉक्टर काला ने बताया, फ्रोजन शोल्डर डायबिटिक के लिए विशेष रूप से ज्यादा जल्दी होता है, अधिक होता है। आजकल कई लोगों को मैंने देखा है कि जहाज में सामान ऊपर रखते हुए, बेल्ट से सामान उठाते हुए, या महिलाओं का किचन में सामान रखते हुए ऊंचा, जो जहां पहुंच नहीं है, हाथ नहीं जाता, जबरदस्ती करते हुए हाथ में शोल्डर में दर्द आ जाना स्वाभाविक है। और उसका अगर समय पर उपचार ना किया जाए तो वो फ्रोजन की तरफ चला जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं, विशेष रूप पे जिनको डायबिटीज है। जब आप अपनी कंघी ना कर सकें, अपने बालों को कोम ना कर सकें, अपने बैग पॉकेट से पर्स ना निकाल सकें, अपनी आप बैग को टॉवल के साथ साफ ना कर सकें, या आप अपने कपड़े शर्ट वगैरह पहनने में कठिनाई महसूस करें, तो ये संकेत है फ्रोजन शोल्डर के। ये मोटी मोटी बातें थी जो मैंने बताई हैं। आइए डिटेल में जानते हैं आज के प्रवक्ता, आज के हमारी डॉक्टर मिनाल शाह से फ्रोजन शोल्डर के बारे में डिटेल में। Over to you, Dr. Minal, and welcome to the session. This is our special session. आज हमारे लिए बहुत विशेष खुशी का दिन है कि आज हम 100 सेशन पूरे कर रहे हैं। आज ये 100th सेशन है और इसके लिए मैं सभी अपने हेल्थ एजुकेटर्स को एक बार फिर साधुवाद देता हूं कि इतने लंबे समय तक हम डॉक्टर के अग्रवाल, HCFI, डॉक्टर कालरा और अपना ये जो हेल्थ एजुकेटर परिवार है, इससे जुड़े रहे और उम्मीद करता हूं कि हम आगे भी जुड़े रहेंगे। ओवर टू यू, मिनाल शाह। Thank you so much, Chawla ji and Dr. KK. I'm very honored कि 100 session पे I have the privilege of being on this platform and continuing Dr. KK's dream. Today's session will be on a very commonly observed topic, which is frozen shoulder. हमने कहीं ना कहीं अपने day to day life में देखा ही होगा, and I'm sure a lot of people in the group might have also experienced it. The idea of today's session is to give you an understanding कि frozen shoulder क्या होता है, कैसे होता है, उसे हम कैसे identify कर सकते हैं, और before it becomes a very severe condition हम उसे कैसे manage और treat कर सकते हैं. I will just share my screen now and let me know if it is visible. Yes, it is visible. Frozen shoulder. Yes. Good afternoon, everybody. Thank you for taking out your time to come and sit with me and understand this better. So what is frozen shoulder? So today's agenda is I will be giving you a brief on frozen shoulder. क्या होता है, वो कैसा दिखता है, किन लोगों को हो सकता है, कहाँ पर common है, कहाँ पर नहीं है, उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब वो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फ्रोजन शोल्डर है, हाउ टू डायग्नोज इट, उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है हमारे पास, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू स्टे कंप्लीटली अवे फ्रॉम अ फ्रोजन शोल्डर. Now, when you say frozen shoulder, what is it exactly? So your shoulder is comprised of a lot of, it is a joint capsule and it is comprised of a lot of ligaments present over here. So whenever there is an inflammation inside the joint capsule, it can cause pain. Inflammation can cause pain, but it is body's tendency to try and heal itself. So when the body is trying to heal the inflammation, वहाँ पे new tissues are being formed and वो fibrous हो जाते हैं. जो पुराने वाले inflamed tissue है, उसके ऊपर नए fibrous tissues बन जाते हैं, जिसकी वजह से your movement is
stiff. You cannot move your shoulder through certain ranges. जैसे किशन जी ने बताया था, you will not be able to comb your hair, take your hand forward all the way up. You will not be able to internally or externally rotate your arm. So two things happen in a frozen shoulder. One, there is inflammation, and because of inflammation, there is fibrosis of the joint capsule. Now, what does it look like? Now that we know क्या होता है, left में आप देख सकते हैं आपका normal shoulder है, where you have the bone of your upper arm, which is the humerus. You can see the white colored shoulder capsule, which is your normal capsule, and your collarbone. This image is from somewhere over here. And when you have an inflamed shoulder, you can see the joint capsule is completely red. This is pretty much what it looks like even in real life. Now, it affects around 15% of the population. It is common between 40 to 60 years of age, but that does not mean anybody younger or older cannot have this condition. They are less likely to have it, but they can have it. Women are more affected than men, and in a lot of cases, both the sides are affected. And if one side is affected, there is a very small chance of it happening on the same shoulder again. Now, what does it look like? What will people complain of? You will have a gradual increase in pain. It will not be a sharp shooting pain. It will be a dull, achy pain, which gradually increases. And it is usually worse at night. You will have reduced range of motion in all of your shoulder movements. You will have difficulty using that arm for doing your daily activities. You're cooking, driving, combing hair, putting on a shirt, wearing a belt, trying to even lift something up. All of those activities will become difficult. And the most common complaint that you will hear from people is they feel like they're wearing a very tight t-shirt, and every time they move their arm, it starts hurting. Now, there are two types of frozen shoulder. One is a primary frozen shoulder, and there is a secondary frozen shoulder. In a primary frozen shoulder, we still don't know what causes it. It is still a medical mystery as to why it happens or what causes it. And it can occur spontaneously. You can just wake up one day and have a restriction and some amount of pain in your arm. Now, the most commonly known is the secondary frozen shoulder. It can be caused due to trauma, because when you have trauma, again, the joint capsule will get affected and it will get inflamed and thus lead to fibrosis. And then again, the range of motion will be restricted. So trauma, surgery, disease, prolonged immobilization after a heart surgery. A lot of people are advised not to take their hand over their head, but they forget that the shoulder needs mobility. So they stop even doing the exercises of the lower planes. So that is not advised. Then you can have secondary frozen shoulder as a result of thyroid, as a result of diabetes. Now in diabetes, what happens is, because there is a lot of sugar present in the body, they often get deposited in the collagen of your ligaments of your shoulder, which can cause a loss of elasticity in the ligaments, and that can lead to a frozen shoulder or shoulder pain. Now, there are 3 stages of frozen shoulder. Unfortunately, once you get into this cycle, there is no way to get out of it unless you complete the whole cycle. Regardless of whether you take treatment or you don't, you will always go through these 3 stages of frozen shoulder. The 3 stages are freezing, which lasts anywhere between 3 to 9 months. The second stage is frozen, when your shoulder is absolutely immobile, very painful. It is 9 to 15 months. And the stage 3, which is the thawing phase, which can last up to 2 years or even 4 years. Now, these 3 stages often overlap over each other. There is no specific demarcation to know what stage you are in or what stage you will be going to next. They are usually overlapping with each other. The next slide will give you a basic understanding on what are the symptoms. If you want, you can take a screenshot to have a better understanding. So the first stage, freezing stage, lasts anywhere between 3 to 9 months, and it is painful, progressive stiffening. And you will have pain at rest. Now, if you have pain at rest, you are still in the early stages, and this would be a good time to visit your GP, your ortho, your physio, anybody who can give you attention and get it evaluated. In the freezing stage, you will have issues with abduction, which is raising your arm from the side. You will have issues with external rotation, and you will also have issues with internal rotation of your shoulder. And in the freezing stage, restriction
will begin before the pain. Now, in the frozen stage, what happens is you have spent 3 to 9 months in the freezing stage. So you've already been dealing with pain and stiffness in the first place. So that will still continue. However, the pain will slowly keep going down. And in the frozen stage, you will only see pain with movement. And you will have significant restriction due to stiffness. Now, why does this happen? Because you've spent the last 3 to 9 months trying to guard your shoulder, trying to reduce mobility, trying to keep it at rest, which can also lead to the atrophy of the deltoid muscles, the rotator cuff, your bicep, and your tricep. Because you have not been using that arm, the muscle can go into atrophy or disuse atrophy, as we call it. And then the last stage, which is your thawing stage, it lasts anywhere between 15 to 24 months. Mobility starts, going back to normal. You will have no pain in the last stage. You will only have significant restriction of movement. And if not given attention, some people can never regain full range of motion, and the joint capsule always stays stiff. Now, how do you diagnose a frozen shoulder? One, you will have to get a physical examination done by a certified medical practitioner. You will also check your blood work and CBC for your inflammatory markers, because this is an inflammatory condition. It also has an autoimmune component to it. Again, it is not found on the blood work, but it can lead to a diagnosis. The X-ray with your frozen shoulder will usually be normal. However, the MRI will show how the ligament fibers are inflamed. Now, what are our treatment options? Now, the good thing about frozen shoulder is it is a self-limiting condition. It will come on its own. It will go away on its own. You can choose to not seek any treatment whatsoever. However, those 2 years will be the most painful years that your shoulder ever experiences, which is not something which is palatable for a good quality of life, which is why we advise you to take treatment as soon as you find one of these clinical features in yourself. Now, the treatment is based on only 2 goals. The first goal is to relieve pain, and the second goal is to restore motion. The stiffness that we have, we do not want it. We want to be able to use our arm to its highest potential. Now, how does pain control happen? So your GP will ideally give you an NSAID, which is a non-steroidal anti-inflammatory drug. It is the first line of control through medication. You can also have joint injections using steroids or an anesthetic agent. You can have oral steroids, which are tapered over a course of weeks to reduce the inflammation and thus have a reduction in pain. You can have therapeutic modalities. You can use heat. You can ideally use heat before a session so that it makes your shoulder more malleable and soft and easy to move. And then you can do your exercises. And after you've been tired doing your exercises, you can give your shoulder the recovery using ice or any cold agent. These are the methods of pain control. This does not still address the stiffness that the patient is going through. These are your options for pain control. Now we'll look at how we manage the stiffness. Now, this initial treatment has to be aggressive. As soon as you figure out that you may or may not have frozen shoulder, the first thing I need you to do is visit a physio, visit your ortho, talk about how you can stay away from stiffness and from pain. Now, the motion restoration has 3 approaches. The first one is relaxation. You are tense, you're sitting like this all day, you're trying to guard your shoulder, you've been asked by several people not to move it, the pain is not letting you move it. We need you to relax the joint. We need you to calm down and understand that movement is good for you. Movement is good for the joint. Joints are meant to move. Keeping it immobile is not going to do you any good. So the first approach will be relaxation. It can be done in various ways. It can be done using heat. In the acute phase, it can also be done using cold. You can also have pendular movements of your shoulder. You can also have a therapist passively move your shoulder and rock it back and forth to induce relaxation. Like I said, passive mobilization technique, a therapist will do that for you. And you will have specific graduated stretching. Initially, stretching might not be the best idea because it is inflamed and you're in pain. But when you reach the frozen stage, that's when you can choose
a stretching protocol which suits you the best and which has been prescribed to you for your shoulder. Again, don't go Googling 3 best exercises for frozen shoulder. Get an exercise prescription which is fit for your body and your needs and your activity levels. Now, the basic aim of the exercise is to reduce pain. Like we saw earlier, with pain management, stiffness is rarely addressed. But with motion restoration, pain management is one of the key components why motion restoration is important. This will also increase the extensibility and of the thickened capsule. So when I say increase extensibility, people with diabetes, their capsules have sugar deposits in them, which is why they lose their elasticity. However, if you give it continuous movement and mobility, the elasticity can be retained till certain degrees to improve the mobility of the shoulder. And because the shoulder is a joint which has so many muscles around it, they also handle how mobile or how fixed the shoulder is, which is why you need to train the muscles around it as well. Now, if the option 1 and option 2 doesn't work for you, if pain control and motion restoration is not good enough for you, or if you do not respond to any of that for over 4 months, your other option is a surgical option, which is a very aggressive course of treatment, but sometimes people require it. Sometimes athletes require it because not using their arm could mean a step away from their career and a step away from their day-to-day work life. So for such conditions, there are a lot of surgical options involved. Certain options are steroid injections, which is a minimally invasive option. The second option is manipulation under anesthesia, where they give you anesthesia and then manipulate your shoulder for it to go back to the socket and stay there. Now, because this is a surgery, you will often have complications coming with it. One could be persistent pain and stiffness despite doing the therapy. Second would be loss of function. And you could also, if the manipulation is very forceful, you can also have a nerve injury in your shoulder. However, one very stark thing to notice is even after you do your surgical options, you will still have to go to physiotherapy to relearn how to use your shoulder, to retrain your muscles, and to retrain the extensibility and the mobility of your shoulder. So when you have a frozen shoulder, there is no going away from physiotherapy. You will have to avail it. You will have to treat your body with it. Surgical or non-surgical, it will still be the keystone of your treatment protocol. Now, how do you stay away from this beautiful episode that people are experiencing? First one, very important. Invest in a workstation with good ergonomics. Get a desk which you're comfortable at. Get a chair where you can rest your arms. Make sure your keyboard is placed properly. Make sure you have an armrest with your chair. Make sure you have a wrist support when you're typing. It may seem like a lot of fanatism when you bring out, all these devices, but in the long run, it's good for your body. You're supporting your body from excess, undue, and unnecessary pressure. The second one is put your shoulder joint through all planes of motion regularly. हम school में कराते थे ये PT वाला exercise. We used to laugh at it, but those are some of the most important exercises you can do in your day-to-day life. Just do it while you're brushing your teeth in the morning. You can just move your arm around, move your shoulder around. Very important. Something so small and it takes 30 seconds of your day. It can drastically reduce the episode of a frozen shoulder in your body. If you sit across a screen for several minutes a day, take frequent breaks. Don't just sit there with your shoulder in the same position. Now, the fourth one, very important and often overlooked. Now, because this is an inflammatory condition, consult your general physician and your diet coach to give you anti-inflammatory foods so that the inflammation does not increase and it can be taken care of. Avoid prolonged immobilization. Like I said earlier, you have to keep it moving through all planes of motion regularly and every day. Always get yourself evaluated ASAP if you suspect the development of a frozen shoulder. We often have the habit कि हाँ 1-2 दिन में चला जाएगा, आज थका हुआ हूँ, नहीं हो रहा है, I will use some heat, I will use some ice, I will, bunch of things.
आज घर पे बहुत काम है, guests आने वाले. I can name 300 reasons. But once you go into that cycle of freezing, frozen, and thawing, then you don't have any time to do anything else. So if you suspect, it takes 10 minutes for a physio to evaluate you and see if it is going in that direction and bring you back and pull you back to normal. The last one, if you have more than one risk factor, which could be diabetes, it could be trauma to the shoulder, it could be prolonged immobilization because of a fracture or a surgery, get yourself evaluated regularly. The importance or necessity of regular stretching must be explained. If you have experienced frozen shoulder earlier, we have to prevent it from occurring again in the other shoulder. So you will have a very strict stretching regime. You will have a very strict mobility regime. People having diabetes take a really long time to respond to treatment. So sometimes it can take up to 8 years for their frozen shoulder to get resolved. So keep your diabetes in check. Make sure you get your shoulder evaluated. When you have diabetes, we get our eyes checked regularly. We get our kidneys checked regularly. We get the foot sensation checked regularly. But we often forget the shoulder. But you don't realize majority of your work happens with your upper limbs. We are primates that walk on 2 legs and use our upper limbs to do all of our activities. And if these go for a toss, you will feel handicapped. Patient who are complaining of night pain. This is a very common complaint that you will see from people. And when someone says that, the quickest way to resolve it is to apply heat. And again, like I said, contralateral or the normal shoulder should always be examined and given regular stretching and exercise program as a precautionary measure to maintain its functional capacity and not have a recurrence of a frozen shoulder. We are open for questions. Yes. Thank you, Dr. Minal. Now we can have questions. If you have questions, please raise your hand. You can ask your questions directly to Minal. Do we have questions? By the time people just say questions, I have a question. कि जो लोग डायबिटिक हैं उनको किसी ना किसी रूप में तो किसी ना किसी फॉर्म में तो एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, और अगर वो उस एक्सरसाइज को जो रूटीन की डेली की एक्सरसाइजेज हैं उनको कंपनसेट करने के लिए अगर ये जब एक्सरसाइज करते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए या किसी और नॉर्मलिटी के लिए, तो क्या वो भी कंपनसेट करती है, उसको डायबिटीज को कंट्रोल करती है, हेल्प करती है उसमें? So with diabetes, you need aerobic exercise. So there are 2 exercises which we are looking at right now. Aerobic exercise will work on your heart health. It will work on your blood pressure. It will work on your glucose consumption and insulin effects of the body. So that will include activities like walking, swimming, running, jogging, playing a sport. Okay, so these work on your heart health, your glucose consumption, and your insulin effects of your body, and keeping up with your overall health and your blood pressure and stuff like that. However, when I'm talking about shoulder exercises, I'm talking about mobility. Shoulder does not need blood pressure, shoulder does not need, your insulin levels and all of that in check. Shoulder needs mobility. It is a joint, it is supposed to move. This is your arm, the humerus, and this is your shoulder socket. Your shoulder socket is meant to move. It is one of the most mobile, it is a ball and socket joint. It is one of the most mobile joints you have in your body. And if you keep it dormant like this, it will start getting fibrosed, and then you will have a frozen shoulder, and then good luck trying to move it through any plane. So the exercises, what I meant for the shoulder is you need mobility routines and you need stretching routines. So it can be stretched through all the planes, front and back. However, with diabetes, along with a mobility routine, you also need an aerobic routine, which works on your heart health, your muscular health. It reduces the atrophy of the muscles, and so on and so forth.
So you need both. You cannot compensate using one and doing the other. शॉर्टकट. ओके, इंदु जी शायद कुछ पूछना चाह रही है. बोलिए इंदु जी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून. मैम मेरा क्वेश्चन है कि पिछले 2-3 दिन से मेरे को जस्ट इन द बैक, मिडिल ऑफ द बैक, फ्रॉम द शोल्डर टू द लोअर बैक, आई एम हैविंग पेन ना. तो क्या ये फ्रोजन शोल्डर या क्या कारण हो सकता है? इज इट रिलेटेड टू फ्रोजन शोल्डर? आपको स्टिफनेस आ रही है? हाथ ऊपर नहीं उठ रहा? जलन सी लग रही है. जैसे मैं रोज वॉक करती हूँ, तो मैंने शायद कुछ 2-3 दिन पहले फास्ट वॉक कर ली थी, तो आई थॉट कि इट वाज बिकॉज ऑफ दैट रीजन. लेकिन 3 days हो गया है and I am having still pain on the left wrist, you can say just this side, and in the middle of the back just. Okay, then I feel like आपको अपने एक बार फुटवेयर वगैरह इवेल्युएट करवाना चाहिए. This doesn't sound like a frozen shoulder to me. With frozen shoulder, the first thing you will notice is when you raise your arm in the front, you cannot go beyond this point and you will start doing this. आपने देखा होगा बहुत लोग हाथ ऊपर करते टाइम ना ऐसे करते, और they while doing this they will do this. I can move it, but I am having pain just in the middle of the back for last 3 days. For right now, you can choose to ice it and go to your nearest physio and get it evaluated. Okay, ma'am. Thank you. Don't ignore it. Please don't ignore it. Okay, ma'am. Done. Thank you. Thank you very much. No. नीरज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं. हाँ जी नीरज जी. जी नमस्कार. मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे जॉइंट पेन हमारे एक रिलेटिव को हुआ, तो वो स्टेयर्स में उनको नहीं चढ़ना चाहिए ज्यादा, उनको कहते हैं स्टेयर्स से नुकसान होता है थोड़ा, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. डिपेंड्स उनको क्या कंडीशन है. उनकी कुछ लिगामेंट टेयर है, अगर उनको नी में स्टेबिलिटी का इश्यू है तो फिर स्टेयर्स आर डेंजरस. अगर उनको कुछ मिनिस्कल टेयर है, then stairs can be dangerous for a while until she has been rehabbed back to normal. With appropriate rehab and appropriate treatment, she can go back to all of her daily activities, regardless of whatever she was going through. But she needs attention and focused attention. अच्छा, जैसे सर्जरी बता देते हैं, तो जरूरी है कि सर्जरी को अवॉइड भी किया जा सकता है क्या? जी, so it depends on the amount of inflammation you have. Like I said, अभी कोई bowler है, so he needs to get back to work. Days out of work means a financial loss, a mental stress, and so on and so forth. So for such cases, for such extreme cases where the pain is unbearable, or you have to work and you do not have a choice, you can immediately go for a surgical option. But then that has to be followed by physiotherapy. Otherwise, your surgery goes for a toss. और सर्जरी भी शायद 10-15 साल तक ही काम करती है शायद, ऐसा भी. It depends how you take care of your shoulder. See, when you do surgery, you're causing trauma. Even inserting a needle is trauma for your joint. So it can in the longer run cause secondary type of frozen shoulder, which can be caused due to previous trauma. But it can be avoided also with optimal therapy. It can be avoided with continuous mobility, stretching, and all of that. Surgery is usually the last resort in frozen shoulder. People usually start with physiotherapy and heating and medication in the initial stages, and they get out of it. Women में bearable. Yeah, you were saying. वीमेन में ज्यादातर ये घुटने की प्रॉब्लम आजकल ज्यादा देखी जा रही है. ये क्या रीजन है? वो किचन में खाना बनाती हैं खड़े होके, क्या इसीलिए होता है क्या? Women में ज्यादा दिखती है क्योंकि women are so busy taking care of everybody in the house, will not tell you until it is severe and extreme. And in our households, we don't have the habit of keeping a chair in the kitchen. तो वो 10 मिनट तक दाल बन रही है तो 10 मिनट तक खड़े ही है, क्यों? थोड़ी खड़े होने से जल्दी बनती है. I said that in my previous sessions also. We need to make it a habit to keep a chair in the kitchen. Yes. So women, one, they will not tell you unless it is extreme and they cannot stand anymore. And second, it is not common between women. Frozen shoulder is common between women, but knee pain is common across all age groups. You might just be hearing more women talk about it lately. See, I like to share. Can you see this? This is Yes. a muda type. Yes. We always keep one muda in our kitchen. How Not very clean, but it is always there. उससे 2 पर्पस सर्व होते हैं. एक तो ये है कि whenever you feel tired आप बैठ जाते हो.
दूसरा ये कि अगर सामान ज्यादा हाइट पे रखा हुआ है तो आप अपने शरीर के साथ खींचतान नहीं करते, आप उस पे मूड़े पे चढ़ जाते हो और सामान उठा लेते हो। और अगर आपके पास मूड़ा नहीं है या कोई ऐसा लैडर या कोई चीज नहीं है जो आप ऊपर अपना हाथ पहुंचाए, तो आप अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं और वो स्ट्रेच से कुछ ना कुछ स्ट्रेच हो ही जाता है। ओके। तो जो मेरे मेरे किचन में हमेशा, हमारे किचन में एक नया पुराना कुछ ना कुछ मूड़ा हमेशा पड़ा ही रहेगा। कुछ नहीं होता तो कभी कभी वहां जाके जब सर्दी बहुत होती है तो वहां बैठ के गरम गरम खाना उधर से तवे से उतर रहा होता है और आपकी थाली में आ जाता है, उसका मजा ही कुछ और है। Love the idea. तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि उसको कभी नहीं निकालना है, जी क्योंकि हाँ, अक्सर किचन में कुछ ना कुछ होना चाहिए, फिर बिल्कुल मतलब मूड़ा होना हो। चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने कभी कोई गिड्डीनेस फील हुई, कभी कोई बीपी बढ़ गया, कभी शुगर कम हो गई, या कहीं जरूरी नहीं कि डायबिटिक ही हो, वैसे भी लेडीज फास्ट रखती हैं, कभी कभी कम हो जाता है, तो उस समय चक्कर आकर गिरने की स्थिति से बचने के लिए अगर आपके पास वहां कोई चीज अवेलेबल है बैठने के लिए तो आप तुरंत बैठ जाएंगे। और जो हमारी हिप बोन पे जो अक्सर लेडीज की जो है ना ये इंजरी होती है और वो राड डालनी पड़ती है, उससे बचा जा सकता है। Excellent, excellent. If you don't take anything from today's session, please take this one tip. Something in the kitchen for people to sit on. कुछ नहीं तो आपके पास आके कोई 10 मिनट बात करके जाएगा चेयर पर बैठ के। जी 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 बिल्कुल। वो Keep something. हाँ, कभी कभी होता है, जैसे अगर दो ही लोग घर में हैं तो अगर एक आदमी खाना बना रहा है, किचन में बैठ बात कर रहा है, तो जोर जोर से एक दूसरे से बात चिल्लाने की बजाय समटाइम यू फील कि चलो वहीं बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं और फायदा है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि किचन में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कुछ भी करना पड़ता है, इमरजेंसी भी हो जाती है कि आपको ऊपर उठना पड़ता है, कोई चीज उतारनी पड़ जाती है, तो अगर आपके पास हेल्प वही है तो आप रिस्क नहीं लेते, आप रिस्क से बच सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज का ध्यान रखिए। और मेरे ख्याल से और क्वेश्चन अगर नहीं है तो हमारे पास 2 मिनट और हैं 3 बजने में, और अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम बात करना चाहते हैं तो हम इसको लाइव बंद करके बात कर सकते हैं। लाइव बंद करा दे मीनाल जी। हाँ सपना, लाइव बंद कर दो। Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly endocrinologist, and you are watching Dr. KK's Med Talks, Mondays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 635वां 635th एपिसोड है. Let's have the headlines for today. कोविड के तो अप्स एंड डाउन्स चल ही रहे हैं, एंड इंडिया ऑन मंडे reported over 800 new COVID-19 cases. This is a decline of over 200 cases from the previous day. But in Delhi and in Haryana, cases are actually increasing. We are trying our best. 2.3 crore precautionary doses have been administered across the country. But alarm bells have rung in Mumbai with the second case of the subvariant XE of the Omicron variant of COVID-19. In Ghaziabad is a special city for us today. In Ghaziabad, 5 children from 2 schools have been found to be infected with COVID. And in China, which is facing the largest outbreak of COVID-19, Shanghai is going to lift lockdown in some areas despite a rise in COVID-19 infections. Let's go to our topic for today. एक बहुत खास evergreen topic. हमारे टॉपिक की 100 साल 100 years की हिस्ट्री है, तो इसके बारे में बात करते हैं। और हमने कहा था कि गाजियाबाद हैज अ स्पेशल प्लेस इन टुडेज शो, एंड दैट्स बिकॉज हमारे जो गेस्ट हैं, मेरे बड़े भैया हैं, इनका नाम है डॉक्टर पंकज अग्रवाल। वार्म वेलकम सर।
नमस्कार संजय भाई, धन्यवाद इस शो में बुलाने के लिए और इन दर्शकों से रूबरू कराने के लिए। Thank you, sir. Dr. Pankaj Agarwal is an eminent endocrinologist from Ghaziabad, Uttar Pradesh. इनका एक बहुत distinguished career रहा है. He has worked with hospitals of world class repute. But actually वो जो world class repute है hospitals का वो है क्योंकि डॉक्टर पंकज अग्रवाल वहाँ थे. सर हमारे world class repute के हैं. And he has held various posts in various organizations. He currently works at Hormone Care and Research Center in Ghaziabad. But इनका जो main forte है वो है पब्लिक अवेयरनेस एंड एक इनका कॉन्सेप्ट है MCH, मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी. सो डॉक्टर पंकज, बिफोर वी गो टू आवर टॉपिक फॉर टुडे, एक तो बहुत सारे लोग आपको ग्रीट कर रहे हैं. डॉक्टर रमेश पाल सिंह पवार सर पीडियाट्रिशियन है, वो नमस्ते कर रहे हैं. डॉक्टर RS चौधरी सर सर्जन है करनाल से, वो गुड इवनिंग कर रहे हैं आपको. सविता बुटानी मैडम है, गगनदीप सिंह चहल जी, एंड ऑल्सो डॉक्टर अंशुल सिंघाई फ्रॉम भिलाई इन छत्तीसगढ़, ही इज ग्रीटिंग यू. डॉक्टर कृष्ण दामोदर श्रीवास्तव सबसे पहले लॉग्ड इन है. सर को तो इनाम मिलता है आज, पंक्चुअलिटी अवार्ड मिलता है डॉक्टर कृष्ण सर को, एंड अर्ना त्यागी जी भी हैं. तो ये सब बहुत बहुत जानने के लिए. एंड डॉक्टर उत्सव साहू हैं दिल्ली से, और स्वप्ना जैन जी हैं, शी इज एन ओबेसिटी एडवोकेट फ्रॉम वेलोर इन तमिलनाडु. डॉक्टर मुदिता वरुण ढींगड़ा इज अ पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र इन हरियाणा. अंशु सिंह जी, संजीव पुरी जी भी हैं, डॉक्टर नूर भी हैं फ्रॉम अफगानिस्तान. और डॉक्टर उत्सव, डॉक्टर मुदिता कह रहे हैं MCH के बारे में बताएं, ये MCH क्या है? धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है. MCH मेडिकल कंसेप्ट्स इन हिंदी, यह एक प्रयास के तौर पे आरंभ हुआ था, जो हमारे मित्रों के, हमारे भाई संजय कालरा के, इन सबके सहयोग से धीरे धीरे फलता फूलता और अब एक संकल्प रूप में आ गया है, जिसमें हम अपनी मेडिकल साइंस को एक सरल अपनी मातृभाषा हिंदी में लाना चाह रहे हैं. इसके द्वारा हमारा मानना यह है, और जो कि बहुत सारी स्टडीज में भी यह सिद्ध हो चुका है, कि जब हम किसी भी बात को अपनी भाषा में करते हैं, तो जब हमें जो भाव हमारे मन में है, हमारे मस्तिष्क में आया, उसको बोलने के लिए कुछ एनर्जी, कुछ एफर्ट लगता है. फिर जब हम इसी को सुनते हैं, आप उसको समझते हैं, तो सुनने और समझने के बीच में दोबारा एक बार एफर्ट लगता है. तो एक तरह से जो दो कंप्यूटर्स हैं, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर, उनका जो ओवरऑल वर्किंग है वो बढ़ जाती है. तो अगर हम उसको मातृभाषा में हम डिस्कस करते हैं, तो हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं, और आप जो बोलते हैं वही समझते हैं. तो उसका जो ओवरऑल वर्क है हमारे ब्रेन के कंप्यूटर का, वो कम हो जाता है, और वो बात को हम ज्यादा बेहतर तरह से समझ पाते हैं और कम एफर्ट में. यही हमारे जो दर्शक हैं, हम लोग के जो प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वीकली बेसिस पे होते हैं, उनके भी व्यूअर्स का यही कहना है कि हम कम एफर्ट में और हम ज्यादा समय तक आपके साथ जुड़ पाते हैं, फटीग कम होती है और समझ में ज्यादा अच्छा आता है. इसमें हम लोग अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं करते, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है सब्जेक्ट का, वह पूरा अपनी मातृभाषा में करते हैं. तो मेडिकल कॉन्सेप्ट्स इन हिंदी एक चीज है which was created, conceptualized and actually implemented by Dr. Pankaj Agarwal, and many doctors across the country have joined this movement. And I would like to read out a compliment from Dr. Utsav Sahu for you, sir. The medical concepts in Hindi are mesmerizing. ये हमें मंत्र मुग्ध कर देते हैं. So, Dr. Utsav, thank you. आप लोगों का ये स्नेह है, यही हमको प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए. अब तक 28,000 से ऊपर डॉक्टर्स इससे जुड़ चुके हैं, और जो हमारे भी जो प्रोग्राम्स की व्यूअरशिप एक समय में 19,000 तक, एक जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम थे इनिशियल कोविड एरा में, जबकि काफी लोग सुलभ थे, उन तक